सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स 71st बीपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं, जो भी अगला 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना या इस वर्ष में जितना एग्ज़ाम होने वाला है, उन तमाम एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इवन अगले साल भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी 2025 का स्टार्टिंग पीरियड का करंट अफेयर्स पूछ सकता है, तो भी आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। 2 क्लास हो चुका है करंट अफेयर्स का, आज हमारा तीसरा क्लास है। और आपको पता है बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। नेशनल करंट अफेयर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा होगा तो आप जाके पिछले 2 वीडियो को देखिएगा। मैंने दोनों वीडियो में बताया, फिर से मैं बता रहा हूँ, नोट्स जरूर बनाइए। जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको लिखते चलिए। लेंदी नोट्स नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज का जो नेशनल करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सा? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप बोलिएगा कि सर यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ये पॉलिटी का टॉपिक है, तो फिर आप सर करंट अफेयर्स में क्यों? करंट अफेयर्स में इसलिए क्योंकि आपको पता है कि 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया और आज़ाद भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पहला जहाँ है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, अब कुछ लोग सोचते होंगे कि सर आप क्या बोल रहे हैं, तो गोवा में तो पहले से लागू है, गोवा में पहले से लागू है और आप बोल रहे हैं कि उत्तराखंड पहला राज्य बना, ये कैसे? ये सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें, सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के ही मॉडल पर गुजरात गवर्नमेंट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का बात कर रहा है। उसके लिए कमेटी सब चीज़ बनाई है। तो आपको ये चीज़ आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, 2 तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है कि हाल फिलहाल में किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, तो आप उत्तराखंड करिएगा, या कौन सा राज्य उत्तराखंड मॉडल पर ही एक तरह से, या उत्तराखंड को देखते हुए वो फिर अगला राज्य कौन है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला है, तो फिर गुजरात को आप टिक करिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है उसको हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे। उसका जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, क्या क्या पूछ सकता है, सारी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड थोड़ा सा, चूंकि आपको पता है कि मैं कोरिलेट करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो ये पॉलिटी का पार्ट है, तो ये भी आपको थोड़ा सा क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जिनको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? देखिए, कोड का मतलब होता है, आप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ लॉ। बहुत सारे कानूनों का क्या है, ये समूह है, वो कोड बनाया जाता है। सिविल क्या होता है, बस अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। कोई जो भी चीज़ होता है सिविल, इस सिविल को क्या करना है, यूनिफॉर्म करना। अभी मैं बताता हूँ सिविल क्या होता है, अभी ऐसे समझिएगा। सिविल कोड को क्या करना है, यूनिफॉर्म करना, मतलब समान करना। समान नागरिक संहिता इसको बोलते हैं। एक ऐसा संहिता है जिसको समान, जो सभी के लिए समान होगा। ठीक है, अब मैं सिविल पे आता हूँ। थोड़ा सा आप ऐसे समझिएगा, जैसे कोड है, कोड 2 प्रकार का होता है। कोड जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्रिमिनल कोड और एक होता है सिविल कोड। एक होता आपराधिक संहिता और एक होता नागरिक संहिता। ठीक है, इस दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, एक ऐसा कानून का समूह जिसमें जो भी अपराध हुआ है उससे संबंधित दंड दिया जाए। जैसे मर्डर कोई किसी का कर दिया, रेप कर दिया, चोरी कहीं हो गया, डकैती कहीं हो गया, इस तरह का जो मामला होता है, इस तरह का जो अपराध होता है, उसको आपराधिक कानून में या क्रिमिनल कोड में हम लोग रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा विवाह हो गया, तलाक हो गया, आपका उत्तराधिकारी जो संपत्ति को लेकर के ये होता है, गोद लेना हो गया, ये सब जितना जो मामला होता है, ये सारा सिविल कोड का मामला होता है। ये सारा सिविल कोड का मामला। ठीक है, क्रिमिनल कोड जो है ये हमारे यहाँ यूनिफॉर्म है। क्रिमिनल कोड याद रखिएगा, हमारे यहाँ यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड आज़ाद भारत से पहले से चलते आ रहा है। 1860 से पहले हमारे यहाँ यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भी नहीं होता था। राजतंत्र का युग चलता था तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भी नहीं होता था। अंग्रेज़ के आने के बाद 1860 में आपको पता है कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड को क्या किया गया, लाया गया, जिसको आप क्या कहते हैं, आईपीसी, जो अब नाम चेंज किया, अब क्या हो गया, अब बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता। तो बीएनएस जो है या फिर आईपीसी जो था, वो सब क्या था, वो सब आपका क्रिमिनल कोड था और वो यूनिफॉर्म था। मतलब कोई भी व्यक्ति ने मर्डर किया, अब मर्डर किया तो चाहे वो हिंदू हो, कि मुसलमान हो, सिख हो, कि ईसाई हो, कोई भी हो, उसके लिए एक ही, सभी के लिए एक ही धारा होगा। जो धारा हिंदू के लिए चलेगा वही धारा मुसलमान के लिए चलेगा, वही ईसाई के लिए चलेगा, वही है ना सिख के लिए चलेगा, वही पारसी के लिए चलेगा। तो सभी के लिए एक धारा ही होता था, एक कानून।
ये नहीं कि हिंदू मर्डर करा उसके लिए अलग कोई सज़ा है, मुस्लिम मर्डर करा उसके लिए अलग सज़ा है, दलित मर्डर करा अलग, अलग जाति का अलग, ऐसा नहीं। पहले होता था कि अलग जाति, उच्च जाति अलग, निम्न जाति अलग, ऐसा नहीं। ये हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे क्रिमिनल, तो क्रिमिनल कोड में यूनिफॉर्म है, लेकिन सिविल कोड में हम लोग यूनिफॉर्म नहीं है। तो सिविल में क्या क्या मामला आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, गोद लेना हो गया, इससे जुड़ा हुआ मामला किस में आता है, सिविल। और ये सब जितना मामला है, जो जो मामला मैंने आपको बताया, ये सब मामले में भारत क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। भारत क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अब कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्यों नहीं किए इसको यूनिफॉर्म, हमारे संविधान निर्माता ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, डीपीएसपी में इसको डाल दिया। और आपको पता है डीपीएसपी क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य को निर्देशक दिया जाता है ना, राज्य को निर्देशन दिया जाता है, उसको डायरेक्शन दिया जाता है कि हे राज्य आपको ये करना है। राज्य अगर कंफ्यूज है कि हमको क्या कानून बनाना, क्या नहीं बनाना, कैसे हम, है ना, सामाजिक न्याय को स्थापित करें, तो आपको कहीं देखने का ज़रूरत नहीं है, मोदी जी को कहीं देखने का ज़रूरत नहीं है, नीतीश कुमार को कहीं देखने का ज़रूरत नहीं है ना, हेमंत सोरेन को कहीं देखने का ज़रूरत नहीं, ममता दीदी को देखने का ज़रूरत नहीं। वो कहाँ देखें, आप चल जाइए कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 4 में, और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको दिया गया। हमारे संविधान निर्माता ने प्रिंसिपल दिया, सिद्धांत दिया, और बताया गया कि आपको कैसे क्या क्या चीज़ करना। तो आप परेशान मत होइए, आप इधर उधर मत देखिए, कहीं किसी से मत पूछिए, आप डायरेक्ट कहाँ चल जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में चल जाइए, आपको डीपीएसपी वहाँ पे दिखेगा, और उस आधार पर आप अपना क्या कीजिए, कानून बनाइए, उस आधार पर अपना नीति बनाइए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वही है कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा, कोई भी कानून बनाएगा, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए बनाइएगा। ये राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, ये अनिवार्य नहीं होता, आपको पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माता ने आर्टिकल नंबर 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को रख दिया, और राज्य को बोला कि जब परिस्थिति सामान्य हो जाएगी, जब लोग लिबरल हो जाएंगे, इसलिए ये लिबरल प्रिंसिपल में आता है, जब लोग उदार हो जाएंगे तब तुम यूसीसी को क्या कर देना, लागू कर देना। लेकिन सब संप्रदाय, जितने लोग हैं, जितने सेक्ट हैं, हर सबका आप रीति रिवाज, सबका आप जो भी उसका जो धार्मिक मामला है, सबको आप ध्यान में रखते हुए आप क्या कीजिएगा, सबको ध्यान में रखते हुए एक यूनिफॉर्म कर दीजिएगा, जिससे किसी का रीति रिवाज भी हानि ना पहुंचे, सब चीज़, है ना। तो जब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जब देश उस लेवल पर पहुंच जाएगा, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या कर दीजिएगा, लागू कर दीजिएगा। अब चूंकि केंद्र में बात चल रहा है, आपको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाह रही है, बहुत पहले से उनका मैनिफेस्टो में भी ये सब चर्चा किया गया। केंद्र स्तर पर तो अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन राज्य स्तर पर लागू होना धीरे धीरे क्या हो गया, शुरू हो गया, जैसा कि उत्तराखंड ने क्या किया, लागू किया। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या क्या लागू किया। अब ये करंट अफेयर्स, तो चूंकि यहाँ से भी सवाल आ सकता है, यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दिया गया, बता दिए डीपीएसपी में दिया गया, आर्टिकल नंबर 44 में दिया गया। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो उत्तराखंड का, उत्तराखंड यूसीसी, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया, है ना। सबसे पहला चीज़ आपको ये पता होना चाहिए उत्तराखंड में यूसीसी लागू कब हुआ। तो ये तारीख आपको याद होना है, याद करना एकदम, 27 जनवरी 2025, 27 जनवरी 2025, 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया उत्तराखंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये डेट इसलिए भी आपको याद रखना है क्योंकि सरकार ने घोषणा किया कि 27 जनवरी को अब हम लोग हर वर्ष क्या मनाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड डे, है ना, मतलब समान नागरिक संहिता दिवस, है ना। तो इसको दिवस के रूप में भी क्या किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसलिए 27 जनवरी आपको याद रखना है, जिस दिन क्या हुआ, लागू हुआ, इस दिन से क्या हो गया, ये लागू हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू हुआ है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू हुआ है, ये इसके लिए कौन सा कमेटी बनाया गया था, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको लागू किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, रंजना देसाई, ठीक, रंजना देसाई भूतपूर्व न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट की, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना था,
और उस कमेटी के रिकमेंडेशन फिर क्या किया गया, यूसीसी को लागू किया गया। तो रंजना देसाई कमेटी की रिकमेंडेशन पर, उस कमेटी के हेड कौन थी, तो रंजना देसाई थी। अच्छा, रंजना देसाई इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुजरात सरकार जो यूसीसी लागू करने वाला है तो उसने कौन सा कमेटी बनाया, किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, तो यही नाम है। इससे मैंने बोला कि हो सकता है उत्तराखंड के ही मॉडल पर गुजरात में भी आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो अध्यक्ष थी कमेटी की, वही अध्यक्ष वहाँ पे भी है। तो इसलिए ये नाम आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये भारत का फर्स्ट स्टेट बना आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया, लागू किया। आज़ाद भारत के बाद पहला राज्य बनता है उत्तराखंड जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया, लागू किया। अब बोलिएगा सर गुजरात, ये गोवा। चलिए मैं आपको बता दूं, गोवा जो था, गोवा में आज़ाद भारत से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। अभी तक आप क्या पढ़ते थे, उत्तराखंड लागू होने से पहले मैं भी आपको पढ़ाता था कि गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। लेकिन गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो पोर्तुगीज़ के समय में ही लागू हो गया था, 1867 में। 1867 से वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। तो गोवा में आज़ाद भारत से पहले ही वहाँ पे लागू हो चुका था, इसलिए आज़ाद भारत के बाद पहला राज्य जो है वो कौन है, उत्तराखंड, जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया गया, लागू किया गया। तो फर्स्ट स्टेट ये बना, तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना। क्लियर है। अब इसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान किए गए उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। अब मुख्य प्रावधान इसमें क्या क्या किए गए। अच्छा, साथ ही साथ इसमें क्या कमियां रही है, चूंकि ये मामला हाई कोर्ट में चला गया, उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी ये मामला चला गया जब यूसीसी लागू हुआ। मामला तो जाना ही था, और कहाँ पे कुछ कमी रह गया, कुछ चूक रहा, या सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे या फिर हाई कोर्ट कहाँ पे क्या चीज़ को खारिज कर सकते हो सकता है अभी हाई कोर्ट में क्या, कल को सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाए तो कहाँ पे क्या क्या चीज़ खारिज हो सकता है, उसको भी लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो इसका एक तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकली एनालिसिस, इसको हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, आलोचनात्मक एक तरह से अध्ययन करेंगे हम लोग उसको। ठीक है। तो उत्तराखंड यूसीसी जो लागू हुआ, इसमें मुख्य प्रावधान जो है, जैसे विवाह को लेकर के, मैरिज को लेकर के, विवाह को लेकर के जो इसमें प्रावधान किया गया, उसमें बोला गया है, आपको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो सिविल कोड मतलब चाहे आप किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, आपके लिए सभी के लिए क्या होगा, सभी नागरिक के लिए एक तरह का क्या होगा, कानून होगा। तो विवाह के लिए इसमें बताया गया कि मेल जो होंगे उनका उम्र 21 वर्ष होगा। मेल के लिए कितना, 21 वर्ष, और फीमेल के लिए 18 वर्ष। तो शादी के लिए जो उम्र रखा गया, मेल के लिए 21 वर्ष और 18 वर्ष किसके लिए, फीमेल के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे इस्लामिक लॉ अगर आप देखिएगा तो इस्लाम वाले लोग यहाँ पे थोड़ा परेशान हो गए। इसलिए परेशान हो गए क्योंकि यहाँ पे फीमेल का जो उम्र है 18 वर्ष, उनके यहाँ पे क्या प्रावधान किया गया है ना। अगर आप इस्लामिक जो पर्सनल लॉ को देखिएगा तो उस पर क्या प्रावधान किया गया, उसमें कोई एक उम्र फिक्स नहीं किया गया। बोला गया कि जब बॉडी मैच्योर हो जाएगा, और वो माना जाता है कि जब आपका प्यूबर्टी शुरू हो जाएगा उसके बाद से आप वहाँ पे आप मैच्योर मानेंगे, उसके बाद आप विवाह कर सकते हैं, मतलब निकाह कर सकते हैं आप। तो अमूमन माना जाता है कि 13 साल या उससे ज़्यादा, मतलब 13 साल के आसपास उम्र अगर हो गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। लेकिन अब उत्तराखंड में ऐसा नहीं हो सकता। उत्तराखंड में बोल दिया गया है कि चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, अब आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म के लोग हैं, आपको लड़की का उम्र 18 साल होना चाहिए पूरा, और लड़का का कितना, 21 साल होगा, तभी वो क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ठीक है। तो 21-18 आप ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसमें विवाह जब होगा, विवाह का जो तारीख होगा उसके 60 दिन, याद रखिएगा कितना, 60 डेज, 60 दिन के भीतर आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 60 दिन के भीतर आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है। 60 दिन के भीतर आपको, लगभग 2 महीने का टाइम है, तो 60 दिन के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाइएगा तो फिर जुर्माना लगेगा आपको। ठीक है। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ठीक है। साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया गया कि जिसका शादी 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है, 26 मार्च 2010 के बाद जिसका शादी हुआ है, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन क्या होगा, अनिवार्य होगा। याद रखिएगा, उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, लेकिन उनके लिए टाइम पीरियड दिया गया 6 महीना का, 6 मंथ का। तो ये सब फैक्ट आप याद करते चलिए। ठीक है। 6 महीना का टाइम दिया गया कि 6 महीने के भीतर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब बीच में बहुत लोग परेशान थे,
अखबार में भी खबर आया था, आप पढ़े होंगे या फिर न्यूज़ सब में भी आ रहा था कि उत्तराखंड वाले लोग जो जिसका पुराना शादी हो गया वो शादी का कार्ड खोज रहे, रजिस्ट्रार को दिखाना ना मेरा शादी हुआ है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब शादी का कार्ड मांग रहा है, अब शादी का कार्ड मिल ही नहीं रहा है। कुछ लोग बोला कि हम तो छपवाए ही नहीं थे शादी कार्ड। तब बोला कि फिर से जाओ, है ना, फिर से क्या करो, फिर से शादी कार्ड छपाओ। तो कुछ लोग क्या करें, फिर से कार्ड अपने शादी का कार्ड, है ना, कोई 10 साल पुराना शादी हो उसको भी क्या करे, फिर से कार्ड छपा रहे, बैक डेट में जाके कार्ड छपा रहे, तो देखो हाँ मेरा शादीशुदा हुआ है। अब कुछ लोग बोल रहे कि अजीब स्थिति है, हम शादीशुदा है, हमको प्रूफ करना पड़ेगा, यहाँ हम पूरा क्रिकेट टीम को खड़ा कर दिए और तुम बोल रहे कि शादी नहीं मेरा हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये 26 मार्च 2010 है ना, इसके बाद से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 6 महीना का टाइम आपको दिया गया, 6 महीने के भीतर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है। तो ये प्रावधान इसमें क्या किया गया, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, बहुविवाह, द्विविवाह बोलिए या बहुविवाह बोलिए, बहुविवाह मतलब एक से अधिक विवाह, है ना, एक से अधिक विवाह, बहुविवाह का कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया। अब बहुविवाह नहीं कर सकते, चाहे आप पुरुष है चाहे आप महिला, कोई भी हो, है ना, बहुविवाह का प्रावधान खत्म कर दिया गया। जैसे इस्लाम में पुरुष को 4 निकाह करने का अधिकार रहता है, वो अपनी पत्नी को रखते हुए, पहली पत्नी को रखते हुए, दूसरी पत्नी दूसरी को रखते हुए, तीसरी को रखते हुए, चौथा, है ना। लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर सकते, बहुविवाह का प्रावधान सबके लिए क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। जीवित पति या पत्नी है तब आप नहीं कर सकते। हाँ, पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है तो फिर आप एक से अधिक, मतलब वो विवाह तो हुआ, अगर आप पति या पत्नी की मृत्यु हो गई तो फिर से आप दूसरा शादी कर सकते हैं उस कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन है, लेकिन बहुविवाह पति या पत्नी के रहते हुए आप नहीं कर सकते, या द्विविवाह भी आप नहीं कर सकते, एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते। तो बहुविवाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। साथ ही साथ जिससे सबसे ज़्यादा सवाल उठा है वो क्या है कि रिलेटिव, इनमें आप विवाह नहीं कर सकते, रिलेटिव में विवाह नहीं कर सकते। ये प्रावधान किया गया जिसकी वजह से बहुत मामला गरमाया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे इशू बना, रिलेटिव में आप विवाह नहीं कर सकते। आपको पता है कि इस्लाम में खास करके रिलेटिव में विवाह होता है ना, चाचा के खानदान में, मामा का बेटा है, कज़न में भी क्या होता है, शादी वादी, है ना, निकाह का होता है। वो लोग परेशान हो गए कि ये डायरेक्ट मेरा हमला कर रहा है तुम रिलीजन पे, आर्टिकल 25 का वायलेशन कर रहा है, इस तरह का, है ना, बहुत सारा प्रावधान आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना, रिलेटिव में विवाह नहीं हो सकता। साथ ही साथ इस में बताया गया है कि जो संपत्ति होगा, जो प्रॉपर्टी होगा, अच्छा तलाक के बारे में क्या बताया गया, इसमें जितना वो सब ट्रिपल तलाक वगैरह सारा चीज़ है ना, जितना भी प्रावधान था वो सब खत्म कर दिया, एक ही व्यवस्था कर दिया तलाक का। और तलाक जब भी होगा वो अदालत में ही तलाक होगा। ऐसे नहीं कि आप किसी को तलाक बोल दिए तलाक हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, अदालत ही आपके शादी को क्या करेगा, भंग करेगा। अदालत के अलावा और किसी का अथॉरिटी नहीं है कि उसको शादी को क्या कर पाए, भंग कर पाए। तो अदालत के पास ये क्या होगा, राइट होगा। और साथ ही साथ मेंटेनेंस में यहाँ पे एक नया प्रावधान किया गया कि पुरुष और महिला को दोनों को बराबर का अधिकार होगा, है ना। मेंटेनेंस में पुरुष और महिला को क्या किया गया, बराबर का अधिकार, इक्वलिटी स्थापित करने का यहाँ पे एक बात किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो क्लियर है। इसके अलावा संपत्ति, अगर संपत्ति का हम लोग बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, तो बेटा और बेटी में बराबर का संपत्ति को बांटा जाएगा, बराबर इक्वल प्रॉपर्टी राइट दोनों को दिया गया, मतलब मेल एंड फीमेल में कोई, मतलब सन एंड डॉटर में कोई भेदभाव नहीं किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप, यहां पे भी एक मामला गरमाया हुआ है लिव इन रिलेशनशिप का, ये भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप में ये क्या प्रावधान किया, इसमें बोला गया कि जो भी व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लड़का या लड़की, याद रखिए लड़का लड़की, अभी मैं बात करूंगा समलैंगिकता के बारे में, लड़का या लड़की जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब बेचारे लोग परेशान, अच्छा उनका भी उम्र 21 साल बता दिया गया कि अब तुमको बताना पड़ेगा सरकार को कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 महीना का टाइम है ना, कितना टाइम है, 1 महीने के भीतर आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। 1 महीने के भीतर आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब याद रखिएगा, अगर आज से कोई लिव इन रिलेशन में है तो आपको 1 महीने के भीतर, मतलब 1 महीना होने से पहले आपको जाके रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा। नहीं तो उसके बाद अगर पता चला फिर तो खैर नहीं, जुर्माना लगेगा, है ना, फिर आप पे कार्रवाई किया जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये प्रावधान किया गया, ये हो गया मेन प्रावधान जो दिया गया था आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराखंड, ठीक है। अब इसमें कमियां कहाँ रही, है ना, कहाँ कमियां रही, ये भी थोड़ा सा आप जान लीजिए।
जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्पसंख्यक का कहना है, खास करके मुस्लिम का कहना है कि मेरे रिलीजियस राइट पे वो क्या है, प्रहार है। यहाँ पे आर्टिकल 14 का हवाला दिया गया, आर्टिकल 21 का हवाला दिया गया, आर्टिकल 25 का हवाला दिया गया। मैं अभी आपको बताऊँ। अच्छा, उससे भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल तो ये उठता है कि ये वाकई में यूनिफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, कि वाकई में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्योंकि जब हम कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब सभी के लिए, तो क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? तो हाँ है एक्सेप्शन। याद रखिए इसका भी एक्सेप्शन है। कौन एक्सेप्शन में है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो एक्सेप्शन है वो है आपका शेड्यूल ट्राइब, है ना। क्या है? शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। एक मिनट, अनुसूचित जनजाति। तो याद रखिएगा एसटी को, शेड्यूल ट्राइब को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा गया है। बोला गया कि उत्तराखंड के जो शेड्यूल ट्राइब होंगे वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं आएंगे, ताकि उनका रीति रिवाज का प्रोटेक्शन हो पाए। अब कुछ लोग बोले अच्छा इसका रीति रिवाज का प्रोटेक्शन हो रहा, मेरा, मुस्लिम लोग कह रहे मेरा कहाँ हो रहा है ना। तो आप समझिएगा शेड्यूल ट्राइब को नहीं लाना एक तरह से आप कह सकते हैं सरकार का डिप्लोमेटिक चाल है। क्योंकि अब क्या इसको पूर्णतः यूनिफॉर्म कहा जाएगा? एक सवाल बन रहा है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप बोल रहे हैं, तो सिविल कोड यूनिफॉर्म कहाँ हुआ जब एक समुदाय को आप बाहर कर दिए। वही मैं भी सोच रहा था अगर एसटी को इसमें शामिल कर देंगे या ट्राइब्स को, जितने आदिवासी लोग अगर शामिल कर देंगे, उनका तो बहुत सारा रीति रिवाज, उनका तो पूरा पता चला बवाल उठ जाएगा। कोई भी राज्य अगर हम पूरे देश में लागू कर दे, पता चले इतना ट्राइब है, इतना रीति रिवाज का, अलग अलग जगह के अलग अलग रीति रिवाज, उनके अब रिलेटिव में शादी, इस तरह का बहुत चीज़ होता है, तो पता चला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा शेड्यूल ट्राइब जो है इसके लिए क्या है, इसको इससे क्या किया गया, बाहर रखा गया। 2 आर्टिकल का हवाला दिया गया। आप याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 342 एंड आर्टिकल नंबर 366 क्लॉज 25। याद रखिएगा 366 क्लॉज 25। बोला गया कि आर्टिकल 342 और 366 क्लॉज 25 के तहत जो एसटी आएंगे, जो शेड्यूल ट्राइब होंगे, वो इसमें इस उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में लागू, उनके लिए ये लागू नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है एक्सेप्शन में कौन आता है। क्लियर? एक्सेप्शन में कौन आता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एक क्लियर है चीज? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा इसमें जो लिव इन रिलेशनशिप का जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें ये लोग LGBTQ ये कह रहे हैं कि हम कहाँ हैं। आप तो बोल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट टू इक्वालिटी का बड़ा बड़ा बात कर रहे, हम लोग कहाँ हैं? समलैंगिकता वाले कहाँ हैं? आप तो विषम लैंगिकता को रख रहे। अब लिव इन रिलेशनशिप में जो समलैंगिकता वाले रहना चाहते हैं वो है कहाँ? तो आप समझिएगा LGBTQ इस पे बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि मेरे लिए आप कोई प्रावधान नहीं किए। थर्ड जेंडर इस पर सवाल उठा रहे हैं, मेरे लिए आप कहा, आप तो सिर्फ मेल और फीमेल का बात कर रहे हैं, थर्ड जेंडर का कोई बात ही नहीं कर रहे। आप समलैंगिकता के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। तो आप क्या चीज़ का यूनिफॉर्म सिविल कोड? मेरे लिए तो कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं उन लोग का तर्क ये है, उन लोग का कहना है कि हम अपनी सूचना आपको क्यों दे, हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अच्छा, इसमें भी बोला गया कि आप अपने माता पिता की सहमति से रहिए। अब माता पिता का सहमति, तो फिर मैं राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन आर्टिकल 21, निजता का अधिकार मेरा कहा गया। तो निजता का अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है कि मेरा निजता है, मेरा लिव इन रिलेशनशिप, मैं एडल्ट हूँ, मेरा अधिकार है, मैं अपने पेरेंट्स को क्यों सूचना दूँ, मैं सरकार को क्यों सूचना दूँ, मैं अपने तरीके से रह सकता हूँ। तो ये प्रावधान यहाँ पे लोग आलोचना इसकी कर रहे हैं, इस आधार पर आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोग का ये भी कहना है कि एक लड़का और लड़की मान लेते रूम रेंट लेके रूममेट है दोनों, लेकिन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं, कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं, रूम लेके रह रहा, दोनों जॉब कर रहे हैं या फिर दोनों पढ़ाई कर रहा, अलग अलग है ना, दोनों का बेड है, अलग अलग सोता है, सब ऐसा कोई नहीं, लेकिन साथ में रह रहा। अब वो तो लिव इन रिलेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, लेकिन अगर पड़ोसी उसका कंप्लेन कर दिया तो अब तो फैसला कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। अब वो लोग बेचारे बोलेंगे कि अरे अब रजिस्ट्रार फैसला करेगा कि हम लिव इन रिलेशन में है या नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलेंगे हम लोग तो रूममेट हैं, हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में नहीं है, तो हम लोग क्यों रजिस्ट्रेशन करवाए? तो यहाँ पे कुछ चीज़ पेचीदा है जो कि मामला हाई कोर्ट में गया है, ठीक है। इस आधार पर इसको क्या किया गया? चुनौती। जैसे कि मैंने आपको बताया राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि LGBTQ ये लोग बोल रहे कि इक्वालिटी रहा कहाँ, राइट टू इक्वल आर्टिकल 14 का मेरा वायलेशन है, मेरे लिए तो कोई कानून ही नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग के लिए आपने तो कुछ सोचा ही नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा इन लोग का ये क्या है, ये तर्क है, और ये मामला गया ही है हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है मामला, फिर देखते क्या होता है। तो इतना आपको इसमें क्या करना है, इतना चीज़ आपको इसमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड से संबंधित। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।